कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सिग्मा कोचिंग क्लासेस को और करें अपने IIT एंड नीट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लास 12th का फिजिक्स का, और ये चैप्टर 6th है। आज हम बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत छोटी छोटी सी बातें की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या लेना देना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सीखते हैं पहले, तो तभी पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या लेना देना है। अभी तक इससे पहले दो चैप्टर्स हम मैग्नेटिक फील्ड के पढ़कर आए हैं, उसी से रिलेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर किसी को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझना है, कोई ऐसा बच्चा जो इसको समझना चाहता हो, तो वो ट्राई करे कि पहले 5 लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझ के आए। 5 नहीं तो पहले, इससे पहले वाले 4th और 5th चैप्टर तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। 4th तो खास कर आना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से ही मैग्नेटिक फ्लक्स आया है। जैसे आपने 2nd चैप्टर में या 1st चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। देखो, फ्लक्स होता है फाई, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें हमने फाई ई पढ़ा था, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था कि एक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सेम वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसको आप क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हो। जैसे ये रहा एक एरिया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और इसमें से मुझे बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। बच्चों काउंट कर 1 2 3 और 4, 9, 3 ही है, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स हुई 3। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स हुई 3। मैं बोल दूं और चली गई, ये लो। अब कितनी पास कर रही है इस एरिया में से? अब कर रही है 5, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुई 5। सिंपल डेफिनेशन, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू पास करती हैं, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम ऐसा ही था कि एक एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं, उसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। अब एक और बात देखो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स 2 चीजों पे डिपेंड करता है, हालांकि 3 पे करता है, पर 2 चीजों को समझो। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता जाऊंगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे मैं बी बढ़ाता जाऊंगा, इसका मतलब लाइंस इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा आई तो एक पर्टिकुलर एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकल रही हैं वो भी बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड की। पढ़ा था ना ये? तो दूसरी बात, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे। मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं किया। मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं कर रहा अभी के लिए, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहा, मैं एरिया ही बढ़ा देता हूँ। मैं देखो एरिया चेंज कर देता हूँ। अभी देखो इसमें से कितनी लाइन जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जा रही हैं। अगर मैंने इसका एरिया बड़ा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं करी। एरिया बड़ा करने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा जाने लगी, तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगी। एरिया कम कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाएगी। जितनी कम फील्ड लाइंस उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से तुम्हें समझ में आया कि जो फाई बी है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसको आप बी डॉट ए लिख सकते हो, बी और ए, और इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं वो आगे समझेंगे। यानी कि बी डॉट ए से क्या हुआ, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। फाई बी का फॉर्मूला आया बी ए कॉस थीटा। कई बुक्स में एरिया को एस लिख रखा है, घबराओ मत, सरफेस एरिया को एस बोल रहे हैं, मैं सरफेस एरिया को ए बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी डॉट एस या बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हारे पास आया बी डॉट ए, जिसको बी ए कॉस थीटा भी बोलते हो। सही है जी।
अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या रोल है हम वो समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस फ्लक्स का क्या रोल है, इसको समझाने के लिए मिस्टर फैराडे, एक फैराडे नाम का साइंटिस्ट है जिसको आप अच्छे से जानते हो, फिजिक्स में उसका बहुत नाम सुना है, केमिस्ट्री में भी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे के बारे में कुछ लॉज पढ़े होंगे, फैराडेज के लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 3rd चैप्टर क्लास 12th के केमिस्ट्री का याद होगा सबको, अभी तक कर चुके होंगे काफ़ी बच्चे, सही है। तो वही वाले फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उससे ये कुछ लॉ देगा। आज हम लॉ की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, वो फैराडे के लॉ से समझ में आई। फैराडे ने क्या किया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, एक्सटर्नल किसी भी मैग्नेट के कारण, मैं बोल लेता हूं मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई उसने, कोई मैग्नेट लेकर, मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी, उसकी डायरेक्शन क्या थी, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड है ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड है। इस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया फैराडे ने एक लूप रख दिया, एक क्लोज्ड लूप रख दिया, क्लोज्ड लूप मतलब एक वायर को लपेटकर एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से जोड़कर रख दिया, एक कॉर्नर से अब बोलोगे सर ऐसा, चलो आसान लूप लेते हैं, तो उसने एक लूप रख दिया, मैं स्क्वायर वो बना देता हूँ सर, ऐसा भी हो सकता है, लूप स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसने एक लूप रख दिया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख दिया, तो उसने देखा कुछ भी नहीं हुआ। तो देखा जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप स्टेशनरी पोजीशन पे रख दिया गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सर ये क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट आगे होगा, सुनो, नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं हुआ। नंबर 1 फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर फैराडे के दिमाग में है कि कुछ भी नहीं हो रहा यार, कुछ और करके देखते हैं। तो और क्या किया उसने क्या किया, नंबर 2 उसने ये मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे करोगे, आप बोलोगे सर कैसे करें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज, कैसे करेंगे, अरे यार ये कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी ना, मैग्नेट यहाँ पड़ा होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना, तो इस मैग्नेट को आगे पीछे करूंगा, धूम 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 धूम, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना फिक्स पोजीशन पर, मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम हो रही है, मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो वेरी कैसे किया उसने, मैग्नेट को आगे पीछे किया होगा, नॉर्मल मैग्नेट को आगे पीछे किया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने से क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ये किसी मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है ये वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड जब उसने वेरी करी तो क्या होगा, जब ये मैग्नेट पास आएगा, सुनो मेरी बात, जब ये मैग्नेट पास आएगा, इसमें से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, तो जब ये पास आया तो जो लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसके क्लोज आने से लूप में से जाती हुई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बड़ा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बड़ा होगा, क्योंकि कुछ लाइन जब ये पास आया तो ये जो लाइंस जा रही हैं ज्यादा इसमें से पास करके निकल रही होंगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ा हो, यही तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता था ना, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझाया तुम्हें पहले होता गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से ज्यादा पास करने लगी, क्योंकि जब ये पास में आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा या ये पास लेकर आए, हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी, तो उसने देखा इस क्लोज लूप के अंदर, इस क्लोज लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया। करंट क्या हुआ, इंड्यूस हो गया, मतलब इस क्लोज लूप में करंट बहने लग गया जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया, वेरी कर रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने आप इसमें करंट इंड्यूस हो गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि कुछ नहीं किया हमने, कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई सोर्स नहीं,
कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और उसको वेरी कर रही मैग्नेटिक फील्ड। तो एक लूप में देखो, पहली बात तो ये वो क्लोज लूप होना चाहिए, लूप तो क्लोज ही होता है, तो उस लूप में अपने आप करंट भागने लग गया। अब करंट कितना, उसकी बाद की बातें देखेंगे। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करी तो उसमें करंट इंड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड करने से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हुई होगी तो करंट इंड्यूस। दूसरी बात उसने क्या किया, अब उसने बी को रखा कांस्टेंट, अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा वो, उसने एरिया वेरी किया। अब उसने क्या किया, एरिया को वेरी किया, मतलब लूप को कभी छोटा कर दिया कभी लूप को बड़ा कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उतनी, अब मैग्नेट नहीं ला रहे, अब इसको बड़ा कर दिया इसको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया इसको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया इसको छोटा कर दिया। ऐसा करा जब उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसको पता चला कि अभी भी करंट तो इंड्यूस हो रहा है, अभी भी करंट इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा मैं, अभी भी करंट इंड्यूस हो रहा है। सही है जी। तीसरी बात उसने क्या करी, तीसरी बात उसने करी, उसने बी को भी कांस्टेंट रखा, उसने एरिया को भी कांस्टेंट रखा, उसने बी भी कांस्टेंट रखा और उसने ए भी कांस्टेंट रखा। अब की बार महाशय ने थीटा को वेरी कर दिया। अब थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है समझो, थीटा क्या होता है कि ये लूप था, इसमें से जो एरिया निकल रहा है, ये तो बुक बनाओ, ये देखो, ये देखो, ये एक एरिया है, ये रहा एक एरिया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी निकलेंगी वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस एरिया में से। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, यहां से ये इसका एरिया वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया यानी कि बी और ए दोनों के बीच का एंगल हुआ 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, थीटा। थीटा होता है बी और ए के बीच का एंगल। बट अगर मैं इसको ऐसा करूं, इसको देखो, इसको मैं ऐसा सीधा ना रख के सेम डायरेक्शन, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं ऐसे। अभी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है पर एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, समझे मेरी बात। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सीधी जा रही है बट एरिया वेक्टर ऐसे कर देते, चलो एरिया वेक्टर गया उधर, एरिया वेक्टर जा रहा है उधर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो बी और ए के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, बी और ए के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। हालांकि हमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की ही लेनी पड़ती है, हमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन, अगर ये बी है तो थीटा वाले एंगल में बी कॉस थीटा होगा और इसके परपेंडिकुलर बी साइन थीटा होगी, तो हम एरिया वाली ही बी कॉस थीटा उठाते हैं हमेशा। अलग बात है, धीरे धीरे समझ जाओगे। तो थीटा क्या था, बी और ए के बीच में एंगल, समझे। तो उसने थीटा को वेरी किया, थीटा को वेरी कैसे किया, लूप को ऐसे हिला रहा है, ना उसका एरिया कम ज्यादा हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, लूप को ऐसे उसका थीटा हिलाते जा रहे हैं, वेरी कंटिन्यूसली वेरी करता जा रहा हूं। तो कंटिन्यूसली वेरी करने से भी पता चला कि अभी भी करंट इंड्यूस हुआ है, अभी भी करंट इंड्यूस हुआ है, अभी भी करंट इंड्यूस हुआ है। तो यहां से उसको एक बात समझ में आई, यहां से फैराडे को एक बात समझ में आई कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बी पे, ए पे और थीटा पे। यानी कि इन तीनों में से किसी एक को वेरी कर दूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करूंगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वेरी करेंगी तो फ्लक्स बदलेगा, एरिया कम ज्यादा करूंगा तो उसमें से फील्ड लाइंस पास करने वाली कम ज्यादा होंगी तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, थीटा इधर उधर करूंगा तो उसमें से पास करने वाली लाइंस कम ज्यादा होंगी तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स का उसने फॉर्मूला दिया बी ए कॉस थीटा, जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं, इसका प्रूफ ये रहा। बट यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक बेसिक सी बात समझ में आई कि जब भी आप एक क्लोज लूप लेते हो और उसके आसपास का या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दो, या तो उसका एरिया वेरी कर दो, या तो उसका थीटा वेरी कर दो, बी और ए के बीच का एंगल, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा ही होगा। सिंपल सी बात क्या हुई, उस लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर दो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। टेक्निकल बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर दो तो उसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये एक बेसिक फंडा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इंड्यूस होना। तो ये इंडक्शन प्रोसेस हुआ किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में जिसमें हम फैराडेज के लॉ समझेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज तो सिर्फ ये बात समझ में आई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है। अब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम फैराडे ने कुछ दो लॉज दिए, उसको समझेंगे अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, पसीना बहाते रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।